डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हकीकत बताने निकला भारतीय नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। इनके नकाब को उतारना, ये आतंकवाद कोई वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। कांग्रेस ने कहा देश के भीतर भी हो इस पर बातचीत। और साफ शब्दों में कहना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसको दोबारा रेखांकित करने का समय आ गया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। हथियारों की खरीद के लिए यूरोपीय संघ ने बनाया $170 अरब का कोष। We're turning a page. We're opening a new chapter in our unique relationship. होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का इनकाउंटर, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, 20 शव और बड़ी संख्या में हथियार बरामद, एक जवान भी हुआ शहीद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई। केंद्र का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता बोले, वक्फ का इस्लाम में जिक्र, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में महिला जवानों ने भी संभाला था मोर्चा। बीएसएफ के डीआईजी का दावा, महिला जवानों ने तबाह किए पाकिस्तान के कई बंकर, 50 आतंकियों को घुसपैठ से रोका। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस ने की एफआईआर, पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप। दोनों ने बताया था तुर्की के इस्तांबुल में कांग्रेस का रजिस्टर्ड ऑफिस। देश में मौसम का बदला मिजाज, गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में आंधी के साथ होगी बरसात। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में भीषण गर्मी का कहर। और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। सीपीसी प्रोजेक्ट पर भारत पहले ही जता चुका है आपत्ति। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा जा रहा है। ये 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों यानी डेलीगेशन में बटे हैं। पहला डेलीगेशन आज रवाना हुआ, जिसमें कुल 17 सांसद हैं, जबकि दूसरा डेलीगेशन देर शाम रवाना होगा। इन 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी रहेंगे। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा की अगुवाई वाला पहला डेलीगेशन आज विदेश रवाना हो गया है, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रात 9 बजे जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड और डिप्लोमेटिक और सैन्य कार्रवाई के 5 बड़े संदेश इन देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले संजय झा ने मीडिया से बात की। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। वहीं देर शाम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में दूसरा डेलीगेशन यूएई, कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया के लिए रवाना हो रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले यूएई की राजधानी अबू धाबी जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा भी जा रहे हैं। उनका कहना है, ये डेलीगेशन आज रात को रवाना होगी यूएई के लिए। हम लोग पहले यूएई जाएंगे, अबू धाबी, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसके बाद जाएंगे सिएरा लियोन, और उसके बाद जाएंगे हम लोग लाइबेरिया।
नाउ मिडिल ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका का ये जो एक मिक्स है इन टर्म्स ऑफ जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज इसमें से 2 कंट्रीज जो है OIC के मेंबर्स हैं, और उसके अलावा अफ्रीका में जो है ग्लोबल साउथ का जो कनेक्ट है इंडिया का, स्पेशली जब G20 हुआ था और अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित किया गया था उसमें भारत की तरफ से, तो ग्लोबल साउथ के साथ स्पेशली अफ्रीका के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। और UAE तो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, हमारे साथ कई सारे इश्यूज पे भी इंटरनेशनली भी साथ में हम लोग खड़े रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेलीगेशन है। इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर काफी विवाद भी रहे। कांग्रेस ने जिन नेताओं के नाम सरकार को दिए थे उनकी जगह सरकार ने दूसरे नाम तय किए। वहीं TMC की आपत्ति के बाद सांसद यूसुफ पठान की जगह अब पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को डेलीगेशन में जोड़ा गया है। सरकार की पहले जारी लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन TMC चीफ ममता बनर्जी ने पार्टी से पूछे बिना पठान को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए सभी दलों के सांसद और दूसरे नेता विदेश तो जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर देश के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए। हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो। और अगर विदेश के राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, निहत्थे लोगों की हम नहीं जाने देंगे, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। DB लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को एक विशेष जांच टीम यानी SIT गठित करने का निर्देश दिया है। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसके खिलाफ हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस FIR के आधार पर हरियाणा पुलिस ने 18 मई यानी रविवार की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रोफेसर खान ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि प्रोफेसर खान मामले से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में कोई पोस्ट या आर्टिकल नहीं लिखेंगे। साथ ही भारतीय धरती पर हुए आतंकवादी हमले और भारत की प्रतिक्रिया के बारे में अपनी राय नहीं व्यक्त करेंगे। कोर्ट ने उनकी पोस्ट की जांच करने के लिए हरियाणा के DGP को एक SIT गठित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि SIT में वरिष्ठ IPS अधिकारी होने चाहिए जो हरियाणा या दिल्ली से संबंध न रखते हों। ये अफसर प्रोफेसर खान के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करेंगे और उसका वास्तविक अर्थ समझेंगे। कोर्ट ने कहा कि SIT में एक महिला अफसर भी होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बुधवार को प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने अपने बयान में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रोफेसर के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का हनन हुआ है। आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अली खान को गिरफ्तार करने के बाद कल ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिमांड को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अली खान की गिरफ्तारी के विरोध में राजनीतिक दलों और बौद्धिक जगत की तरफ से भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। DB लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने बुधवार को संयुक्त हथियार खरीद के लिए $170 अरब का कोष स्थापित करने पर सहमति जताई है। यूरोपीय संघ के इन प्रयासों का मकसद रूस के खिलाफ दबाव बनाना है ताकि यूक्रेन के बाद वो किसी दूसरे यूरोपीय देश पर हमला न कर सके। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस 2030 तक एक और युद्ध शुरू करने की सैन्य स्थिति में होगा। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल।
यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसी साल मार्च में इस तरह की योजना का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि इस कोष से लिए गए कर्ज का उपयोग हवाई और मिसाइल रक्षा, तोपखाना प्रणालियों, मिसाइलों और गोला बारूद, ड्रोन और ड्रोन विरोधी प्रणालियों में निवेश करने और साइबर से लेकर अन्य प्रकार की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन सैन्य सहायता निलंबित करने और यूरोप की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के बाद यूरोपीय संघ पर रक्षा खर्च और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी करने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते यूरोपीय संघ को ये कदम उठाना पड़ा। सहमति बनने के बाद यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना था, We're turning a page. We're opening a new chapter in our unique relationship. This is the story of historic. उर्सुला लेयन कह रही थी कि हम सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक समय में जी रही हैं। ये यूरोप के इम्तिहान का समय है और हमें इस पर खरा उतरना चाहिए। यूरोपीय संघ के नेताओं को उम्मीद है कि निजी पूंजी और यूरोपीय निवेश बैंक से अतिरिक्त फंड के साथ ही ये कोष रक्षा के क्षेत्र में करीब 700 अरब डॉलर तक जुटा सकता है। दरअसल अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से हाल ही के दिनों में उठाए गए कदमों की वजह से यूरोप अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता कम करना चाहता है। ट्रंप कई बार अमेरिका को नेटो से अलग करने की बात कह चुके हैं। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के बाद 3 मार्च को लंदन में यूरोपीय देशों के समिट में ही उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोप को तत्काल हथियार बंद करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाना होगा क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और उधर गजा में पश्चिमी देशों की धमकी के बावजूद इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसकी सहायता अभी भी फलस्तीनी आबादी तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने बताया है कि उसने गजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने के मकसद से इसराइल के साथ एक समझौता किया है। हालांकि इसराइल की ओर से इस समझौते की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यूएई की ओर से ये घोषणा यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद की। यूएई की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक ये सहायता प्रारंभिक चरण में गजा पट्टी में लगभग 15,000 नागरिकों के लिए खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। यूएई का कहना है कि सहायता में बेकरी के संचालन के लिए ज़रूरी सामग्री और शिशुओं की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं भी शामिल हैं, ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि यूएई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह समझौता कैसे लागू किया जाएगा या फिर गजा में सहायता पहुंचाने और वितरित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने टीवी और ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक हुए इस टूर्नामेंट को दुनिया भर में इतना प्यार मिला कि ये अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीजन बन गया। आईसीसी ने 21 मई को इसके व्यूअरशिप के आंकड़े जारी किए और नंबर्स देखकर हर कोई हैरान है। इस बार टूर्नामेंट को ग्लोबल लेवल पर 368 बिलियन मिनट्स तक देखा गया, जो 2017 के इंग्लैंड और वेल्स में हुए टूर्नामेंट से 19% ज्यादा है। यानी लोग अपनी स्क्रीन पर चिपके रहे। हर ओवर को औसतन 308 मिलियन मिनट्स तक देखा गया, जो किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में हुआ फाइनल अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैंपियंस ट्रॉफी मैच बन गया। इसने 65.3 बिलियन लाइव व्यूइंग मिनट्स का आंकड़ा छुआ, जो 2017 के फाइनल से 52% ज्यादा है। ये मैच दुनिया भर में आईसीसी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में तीसरे नंबर पर रहा। भारत में ये तीसरा सबसे पॉपुलर आईसीसी मैच रहा, जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप के भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल और भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल से बस थोड़ा पीछे है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस टूर्नामेंट ने धमाल मचाया। वहां 2017 के मुकाबले 65% ज्यादा लोग इसे देखने बैठे। मेजबान पाकिस्तान भले ही चैंपियन न बन पाया हो, लेकिन वहां के फैंस का जोश कम नहीं हुआ। 2017 के मुकाबले वहां 24% ज्यादा दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को देखा, जब पाकिस्तान ने खिताब जीता था। आईसीसी का कहना है कि ये नंबर्स दिखाते हैं कि क्रिकेट की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में कितनी तेजी से बढ़ रही है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहां अमेज़न प्राइम वीडियो ने 2017 के मुकाबले 65% ज्यादा व्यूअर्स जोड़े। कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट क्रिकेट के ग्लोबल क्रेज को और बड़ा करने में कामयाब साबित हुआ। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी।
और अब आज की खास रिपोर्ट। हर सुबह चाय की तलब तो अब हर किसी को लगती है। सुबह तो छोड़िए, अब तो चाय के लिए कोई वक्त नहीं होता। जब जी चाहे चाय पीजिए, गपशप कीजिए और मन हल्का कीजिए। आखिर चाय में ऐसा क्या है खास और क्यों है ये सबकी पहली पसंद? पेश है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर हमारे साथी अतुल सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। चाय की चुस्कियों का अपना ही आनंद है। साथ बैठे गपशप किया और एक एक प्याली चाय भी न पी तो क्या किया। चाय हमारी संस्कृति का ऐसा हिस्सा है जिसे हम सब ने किसी से भी मिलने जुलने का एक मूल तत्व बना दिया है। ऐसे जुमले भी आपने खूब सुने होंगे। अजी उन्होंने तो एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। रिश्तों की तलखी और गर्माहट का अंदाजा चाय से लग जाता है। आप पिएं या ना पिएं, लेकिन एक न्यूनतम औपचारिकता के तौर पर चाय हर घर का हिस्सा है। चाय पर चर्चा भी होती है तो नुक्कड़ों पर, गली मोहल्ले में चाय के ठेले या दुकानों पर चौकड़ी भी लगती है। कहते हैं कि चाय पीने का सिलसिला आज से करीब 5000 साल पहले चीन और बर्मा के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत से शुरू हुआ। सबसे पहले चीन में इसका सेवन सबसे ज्यादा होता था। कहवा के तौर पर इसे पिया जाता था। धीरे धीरे इसका चस्का ऐसा चढ़ा कि एक नशे की तरह यह सबकी जुबान पर चढ़ती चली गई। तो साहब, अगर हर चीज का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो सकता है तो चाय का क्यों ना हो। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के दिसंबर में यह ऐलान कर दिया कि हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाए। यानी अभी महज 5 सालों से चाय को यह दर्जा मिला है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर भारत की बात करें तो यहाँ तकरीबन हर कोई चाय का शौकीन है। तरह तरह की चाय यहाँ मिलती है। क्या आप मानेंगे कि भारत में हर साल करीब 1300 मिलियन किलो चाय का उत्पादन होता है। चाय उत्पादन में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है अपना भारत। यहाँ तकरीबन 1600 चाय बागान हैं। अकेले असम में 800 से ज़्यादा चाय के बागान हैं। दुनिया के कुल चाय उत्पादन का 35% हिस्सा सिर्फ भारत का है, जबकि देश के कुल चाय उत्पादन में असम की हिस्सेदारी 50% की है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। हिमाचल के कांगड़ा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा और कौसानी के साथ ही सिक्किम में भी बड़े क्षेत्र में चाय के बागान हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी चाय का उत्पादन होता है। दुनिया भर में चाय का निर्यात जिन देशों से सबसे ज्यादा होता है उनमें भारत 5वें नंबर पर है। रूस, ईरान, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन समेत 25 से ज्यादा देशों में भारत से चाय जाती है। करीब 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चाय निर्यात अपने देश से होता है। अब तो अपने देश में चाय की बड़ी और ब्रांडेड दुकानें हैं। कम से कम 25 तरह की चाय आपको मिलती है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, जिंजर टी, तुलसी टी, हर्बल टी से लेकर मसाला टी तक। दार्जिलिंग की चाय को तो चाय की शैंपेन के तौर पर भी जाना जाता है और इसके खुशबू की वजह से इसे दुनिया का पहला जीआई टैग भी मिला था। देश में चाय के उत्पादन पर नजर रखने और इसे एक बेहतर उद्योग के तौर पर विकसित करने के लिए यहाँ 1953 में भारतीय चाय बोर्ड का गठन किया गया, जिसका मिशन है दुनिया भर में भारत की चाय को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाना, अपने देश के छोटे किसानों को चाय बागान में काम देना और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना। तो बहरहाल, आप चाय की अलग अलग वैरायटी का आनंद उठाइए। तरह तरह की महंगी, सस्ती, कुल्हड़ वाली, अदरक वाली या फिर अपने पसंद की वो चाय पीजिए जो आपको भीतर तक सुकून पहुंचाए। चाय दिवस पर आपको चाय की चुस्कियां मुबारक। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।